वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारा जो Q&A का एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो उसी के सिलसिले में एक नेक्स्ट वीडियो है और यूजुअली इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो एंग्जाइटी से रिलेटेड होते हैं। और एंग्जाइटी से रिलेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने खुद 10-12 साल जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में गुजारे हैं। तो मैं कुछ जो चीज़ें मेरी समझ में जिस तरह मैंने उस अरसे में एक्सपीरियंस किया या कहते हैं, पर उसके बाद वो बंदा सर्च करता रहता, पता नहीं बेतहाशा चीज़ें जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रही वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जब मुझे लोग कहते हैं कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद रही हैं चीज़ें। तो और दूसरा जो है मेरे से जो क्वेश्चन्स आए होते हैं वो सूफीज़म के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिज़म के या रूहानियत के रिलेटेड होते हैं क्योंकि वो मेरा एक सब्जेक्ट है और मेरा बेसिक पर्पस जो होता है वो उसको प्रीच करना है। इन दी एंड ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं क्योंकि मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि रूहानियत ही रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने फियर्स, जो डर खौफ हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। और इन दी एंड एंग्जाइटी खुद भी एक फियर का ही नाम है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो मुझे हैं और जो बिल्कुल इन दो टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक भेजिए। इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, फेसबुक इनबॉक्स पे भेज सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग मुझे कहोगे कि नेम लेने तो मैं नेम लूँगा, फ़िलहाल मैं नेम्स नहीं ले रहा। तो क्वेश्चन ये था कि डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन एंड एंग्जाइटी, इस सब के अंदर जो है ना डिफरेंस क्या है ना, क्या हमें क्लियर हो कि यार हमारे साथ चल क्या रहा है, कि डीपर्सनलाइजेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, पैनिक डिसऑर्डर जो लिखा होता है वो क्या चीज़ होती है। तो आपका पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक, अब पैनिक अटैक बड़ी स्पेसिफिक सी एक कंडीशन होती है जो आपको जो भी लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर है ना उनको हो सकता है कि जिसके अंदर पर्टिकुलर उसके सिम्टम्स हैं। हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आपकी सांस, आपको लगेगा मुझे सांस नहीं सही आ रहा है, ऐसा लगेगा बस सब कुछ ख़त्म होने लगा और इन दी एंड हमें लगता है बस हम ख़त्म होने लगे हैं ना। इसके अंदर मेरे साथ जो होता था, मैं एकदम चलना तेज़ शुरू कर देता था, मैं घंटों वॉक करता रहता था जब तक वो कंडीशन मेरे अंदर रहती थी। टांगों से लगता है बस जान निकल गई है, मेरे से चला भी नहीं थे जा रहा होता और फिर भी बस टांगें चलती रहती है और अजीब सी कंडीशन है, बड़ी डिफरेंट किस्म की हो सकती है वो। और बंदा, और कई दफ़ा हम इन दी एंड जो है वो भाग जाते हैं और जो एमरजेंसीज़ में जाके लेट जाते हैं। वो इन दी एंड कुछ भी नहीं करते। वो कभी होता है कोई ड्रिप श्रिप लगा देते हैं, कोई अगर आप जाओ वो आपके वो हार्ट रेट वगैरह चेक करते हैं, वो कह देते हैं कि यार आपको पैनिक अटैक आया। तो वो ये एक पर्टिकुलर सी कंडीशन है जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। पैनिक डिसऑर्डर ये होता है कि आपको पैनिक अटैक का ही हर वक्त जो है ना वो डर लगा रहे और आप पैनिक अटैक को सोच के डरते रहो। और पैनिक डिसऑर्डर इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं। अब आपने याद रखना है कि पैनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना वो उस टाइम तक तो ठीक है कि मतलब आपको जिस टाइम आपको पैनिक अटैक होने, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ना उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है, या आप ये जो समझ लें कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें मुझे पैनिक अटैक नहीं थे होते। इनिशियली जो 1-2 साल थे उसके अंदर में ये पैनिक अटैक्स होते थे, पर बाद में बहुत ज़्यादा, और मतलब नींद ना आना, एपिटाइट ज़ीरो हो जाना, हर वक्त या तो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाना, हर वक्त खौफ में मुबतला रहना, हर वक्त यही सोचना कि बस मैंने मार जाए। सिर्फ डिफरेंट किस्म की एंग्जाइटीज़ आ जाती थी, कभी डेथ एंग्जाइटी आ जाती थी, कभी हाइपोकॉन्ड्रिया, ये बीमारी तो नहीं, ये बीमारी तो नहीं। मुझे उसके अंदर पैनिक अटैक नहीं थे होते कि एकदम हार्ट बीट तेज़ हो जाए, फिर मैं हर वक्त ही, आप ये समझ लो कि तो ये फेजेज़ हैं, ये इसके अंदर आपको पैनिक अटैक नहीं हो रहे होते, पर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़रूर है। इन दी एंड अगर पर्टिकुलर टाइम में, मतलब आप खुद हो सकता है साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ने बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हो, पर मैं प्योरली जो मैंने इस चीज़ को जितना अंडरस्टैंड किया मैं उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ कि वो ये जो पैनिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है ना, ये पैनिक अटैक्स जो होते हैं, ये इनिशियल स्टेज होती है आपकी एंग्जाइटी की। और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते
या इसके लिए कुछ करते नहीं हो, अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर नहीं करते, या अगर बहुत सवेर है तो ये आप किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, उसको ट्रीट नहीं करते, तो ये आगे जाके जो है ना ये फैलता जाता है। ये बिल्कुल समझने की एक बीमारी है, ठीक है। जिस तरह बहुत से साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट कहते हैं यार इसको भी बीमारी की तरह ट्रीट करना है, तो अगर आप ट्रीट नहीं करोगे ना तो ये फैलेगी, तो इसको फैलने नहीं देना। जैसे ही आपको पैनिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, जिसके अंदर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो है इसको ट्रीट कर लेना है। वो किसी भी तरह हो सकता है, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपको बेहतर बता सकता है कि आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है, या अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ये चेंजिंग करें, उससे ठीक हो जाओगे। अच्छा, और आगे क्या कहते हैं फिर डिफरेंस बताना है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन मैंने इसके पहले भी बात की थी कि ये एक जो है ना कंडीशन है जो हर एक के साथ नहीं होती, बट डीपर्सनलाइजेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हो जाती है, ठीक है। और डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन के अंदर जो है ना कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उसके अंदर ये नहीं होता। ये बेसिकली ये होता है कि आपका जब दिमाग फाइट कर करके ज़रा 24 घंटे फियर्स के मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, हर वक्त यही सोचते हो, आपका दिमाग थक जाता है। वो थकन में जो है ना वो फरार इख्तियार करता है। ये हमारे दिमाग का एक प्रोसेस है। अगेन वो जो फरार इख्तियार करता है ना, उसको डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर वो करता क्या है, कभी कभी आपको लगेगा कि मैं जिस्म से बाहर हूँ, पता नहीं मैं या इस जिस्म के अंदर नहीं हूँ, मेरा कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। या आपको लगेगा कि यार इर्द गिर्द की चीज़ें ऐसे जैसे पता नहीं ख्वाब ही है सारा, ऐसे फोक सी फील होगी, सब कुछ अनरियल फील हो रहा होगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं ना, ये डीरियलाइजेशन डीपर्सनलाइजेशन है कि दिमाग जो है ना वो बिल्कुल ही वो जो कहते हैं ना कि यार मैं वो सोच के थक गया हूँ, तो वो जो है ना ये इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाता है आपके साथ। तो यही समझना कि वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, वो सोच के वो कितनी देर तक वही सब कुछ सोचता रहेगा। तो ये कंडीशन डीरियलाइजेशन डीपर्सनलाइजेशन ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर हो जाती है, बट हर एक के साथ नहीं होती, कुछ केसेस में ये हो जाती है। और ये तब मोस्टली ये तब होती है कि अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा देर तक जो है ना वो आपके साथ रहे, ज़्यादा देर तक आपको उससे लड़ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर ओवरऑल क्या होता है, फिर डीपर्सनलाइजेशन क्या होती है, और फिर पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, इस बात को क्लियर कर सका हूँगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन बीच में ऐड करता जाता हूँ। अभी एक कमेंट था, अभी थोड़ी देर पहले शायद आया था, तो मैंने कहा कि इसको मैं क्लियर कर लूँ। सर ये बताएं इनहेल नोज, जो मेडिटेशन के ऊपर मेरी कोई वीडियो है उसके ऊपर आके कहते हैं जब मेडिटेट करते हैं हम, और मैं लाजमी जितने भी लोग एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं मेडिटेट लाजमी किया करो, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले लाजमी मेडिटेट किया करो। और उसके अंदर जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उसको बिला नागा ज़रूर किया करो जब भी वक्त मिले। और उसके अंदर उन्होंने पूछा ये होगा सर ये बताएं इनहेल नोज से करना है और एक्सहेल आप माउथ से कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह करना है। आपने जो इनहेल करना है वो नोज से करना है जिस टाइम आप मेडिटेट कर रहे हो और अपने सांस पे फोकस रख रहे हो। आपने बाकायदा फील करना है कि नोस्ट्रिल से सांस अंदर जा रहा है और फिर मुंह से वो बाहर आ रहा है। आपने बेसिकली आपने माइंडफुल रहना है, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है अपने आप को जो है ना अंदर फील करने का ना। आप किसी और चीज़ बाहर मैं आपको कहूँगा यार इसको बैठ के फील करो इस तरह, वो आपसे नहीं होगा, थोड़ी देर बाद आप, पर सांस तो आप 24 घंटे कर रहे हो, वो तो हो ही रहा है, तो अच्छा नहीं है कि बंदा उसके ऊपर फोकस करे। और अगर प्रॉपर तरीके से सांस लें तो वो यही है कि नोज से लिया पूरी तरह से सोच के। फिर अगले कई हैं ऐसे स्टेप के जिसके अंदर आपको ये भी नहीं करना। आप अगर सिंपल सांस ले रहे हो, अगर हम मोस्टली मुंह से सांस लेके मुंह से ही फेंक रहे हैं तो उसको मुंह से बैठ जाओ, कुछ भी ना करो। जिस तरह डेली सांस हर वक्त लेते हो उस तरह ही लेते रहो, पर बैठ के सिर्फ देखते रहो कि मैं सांस ले रहा हूँ। तो जिस टाइम स्पेशली आप मेडिटेट के लिए बैठे हो तब आप प्रॉपर लो नोज से। बट वैसे अगर कभी होता है ना कि आप सफ़र में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपने अपने को हल्का सा माइंडफुल करना है या रिलैक्स करना है, तब कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुंह से भी बेशक ले रहे हो। जिस तरह आप रेगुलर सांस ले रहे हो, अपने आप को कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको बैठ के देखते रहो कि मैं सांस ले रहा हूँ। इन दी एंड आपको माइंडफुल होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, ये मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो बहुत रिलेट करते हैं सब लोगों के साथ ही, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ
और थोड़े दिन के बाद जो है ना मैं मतलब मैनेज भी कर पाती हूँ, और कहते हैं थोड़े दिन के बाद मुझे दोबारा जो है ना वो एक सेटबैक दोबारा आ जाता है, और दोबारा जो है ना मुझे पैनिक हो जाता है। और इस तरह के मेरे बड़े ऐसे भाई हैं जिनके साथ ये सीन चलता है। वो कहते हैं 10-15 दिन तक हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और एकदम फिर एक दिन पैनिक आ जाता है और पैनिक अटैक होता है, और फिर हम वहीं पे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ जो है ना वो हमने अपना इन चीज़ों को बड़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एक नॉर्मल लाइफ है, पर सडनली एक सेटबैक हो गया और पैनिक अटैक आ गया। आप 2-3 गए उसके अंदर, उसी हिसाब में, उसी लूप के अंदर बैठ के, अब क्योंकि एंग्जाइटी वो एक पैनिक अटैक आ गया, हम बैठ के उसको सोच रहे हैं। इस चीज़ को जितना लाइट हो सकता है आपने लाइट लेना है। आई नो मुश्किल चीज़ है, आपने उसको कहना चाहिए यार ठीक है मेरा ही है ना, किसी और का तो नहीं ना पैनिक, मेरा ही पैनिक है ना, ठीक है 10-15 दिन बाद आ जाइए, 2-4 दिन बाद आ जाता है, आ जाए। और जिस टाइम हो के गुजर गया है उस टाइम फिर बैठ के सोचना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, मेरी लाइफ कितनी तबाह हो गई है यार, ये देखो फिर पैनिक अटैक आ गया। ठीक है, आया था एक पीरियड, निकल गया। और उसके लिए उससे हम, ये बड़ा मसला है, हम पैनिक अटैक से पहले ही खौफजदा बहुत ज़्यादा देते हैं। मैं आपको ट्रस्ट मी पैनिक अटैक यकदम से नहीं आता, बहुत स्लोली बिल्ड करता है। हम कुछ चीज़ ओवर थिंक करते जा रहे हैं बैठ के, हमें पता भी नहीं होता, हम वंडरिंग कर रहे हैं यार इस तरह ये इस तरह, यार मुझे कुछ हो रहा है, मुझे लगता है मेरे सांस ठीक नहीं आ रहा, मैंने ऐसे किया, ये बिल्ड होता हुआ एकदम आप बिल्कुल ही लूज़ कर देते हो। और कोई मसला नहीं है अगर आप लूज़ कर देते हो। अव्वल तो अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए ना कि यार मेरे अंदर ये एक चीज़ क्रिएट हो रही है, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, उसी वक्त कहीं ना कहीं माइंडफुल हो जाओ, मेडिटेट करना शुरू। इसलिए तो मैं सबसे पहले ज़रूरी कहता हूँ कि डीप ब्रीथिंग किया करो जिस टाइम भी मैं आपको पैनिक अटैक आ जाए। टमी से आप बस डीप ब्रीथ करना शुरू कर दो। आई नो थोड़ा सा टाइम लगता है, आहिस्ता वो पैनिक सेटल होना शुरू हो जाता है। आपने एक सेकेंड, सॉरी बीच में गाल आ गई। एक सेकेंड। अच्छा, तो वो बिल्ड होता है आपके अंदर, आपने उसको बिल्ड होने से पहले ही रोकना है, आपने डीप ब्रीथिंग करना चाहिए। और इन केस आपको पैनिक हो भी गया है ना, तब भी कोई मसला नहीं, आपने बैठ के लंबे सांस लेने हैं, जितनी देर तक उस कंडीशन में हो। आपने 2 से 3 दफ़ा भी अगर डीप ब्रीथिंग करके वो टाइम गुजार लिया ना, आपके ऊपर जो एक हवा क्रिएट है ना पैनिक अटैक का, यार पैनिक अटैक हो गया, वो हवा ख़त्म हो जाएगा। आपको होगा अच्छा यार आएगा, देखी जाएगी, आएगा तो मैं डीप ब्रीथिंग कर लूँगा। 2 से 3 दफ़ा भी कर लिया। आई नो थोड़ा सा हौसला चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम जो है ना डीप ब्रीथिंग भी नहीं कर पा रहे होते, हमें लग रहा होता है हमें सांस ही ठीक नहीं आ रहा, हालांकि सांस बिल्कुल नॉर्मल होता है आपका, पर हमारे अंदर क्योंकि वो एक एंग्जाइटी ही है, वो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं हमें सांस खींच के आ रहा है, हालांकि वो ठीक होता है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा हौसला करना, मैंने कहा ठीक दिखी जाएगी, नहीं आ रहा ना मैंने डीप ब्रीथिंग करनी है, थोड़े से डीट हो जाओ। ट्रस्ट में 2 दफ़ा भी कर लोगे ना, उसके बाद आपके अंदर एक हवा ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आपको होगा ना अच्छा यार पैनिक देखी जाएगी, आएगा तो आ जाए, उसके बाद आपको पैनिक आएगा ही नहीं। आपके फियर की वजह से ही वो आता है। वो जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ ना, वो जिन भूत की वीडियोज़ नहीं होती, वो फिल्में होती थी कि आप जितना ज़्यादा डरते थे वो जिन उतने ज़्यादा आ ही जाता था, आप जितने ज़्यादा थोड़ा सा दिलेर होते हो वो वैसे ही फ़र्क हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है, बड़ा डरपोक किस्म का जिन है। आपने जैसे ही कहा ना अच्छा यार आ जा देखी जाएगी, हाँ ही जाते हैं ना, ठीक है देख लूँगा मैं, मुझे पता है मैंने किस तरह डील करना है। लो वो आपका आखिरी दिन होगा, मैं लिख के देने के तेनों वो आखिरी दिन होगा, आप उसके बाद पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा बस ये करना है आपने कि ठीक है आया तो फिर आए। उसके बाद आपको पता होगा कि अगर कभी इस तरह की फीलिंग आएगी ना, पहले ही रेडी हो जाओगे, अच्छा यार आ जा। तो इसको ना हवा नहीं क्रिएट करना कि यार मतलब मुझे पैनिक क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही आप ये छोड़ दो, ये सेटबैक्स वगैरह होंगे ही नहीं आपको, क्योंकि इसकी बड़ी रीजंस होती हैं। डाइट ख़राब होगी, ओवर ईट कर लिया, एक्सरसाइज का ख्याल नहीं किया, ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली, आपने किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर लिया, आपको एंग्जाइटी, अगर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर आपको दोबारा आ जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ते आप ठीक रहोगे, दोबारा किसी छोटी सी चीज़ आपको कोई वैसे ही कोई बदतमीज़ी से बोल के गया है, हो सकता है आपको वही पैनिक कर दे। अब घर जाके बैठो यार मेरे से बस,
ओवर ईट कर लिया है, स्टोमिक के ऊपर थोड़ा सा बाहर आया, मुझे एकदम यार मुझे क्या हो रहा है, हालांकि वो रिफ्लेक्सेस होंगे या गैसेज होंगी, वो आपको पैनिक कर जाएगी, बहुत सारी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लाइफ क्वालिटी बेहतर करें और साथ ये है कि डरना छोड़ दें पैनिक से, ये सेटबैक्स होंगे ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा नहीं होता क्वेश्चन इज आंसर क्लियर कर देना। अच्छा मैं एंजाइटी से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ता या फिर हार्ट अटैक तो नहीं होता, प्लीज़ क्वेश्चन एंड आंसर में वीडियो में क्लियर कर देना। नहीं होता, आपकी एंजाइटी का कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही ये कहते हैं आपको कार्डियक जो है ना वो कोई इशू। यार मैं सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बैठूँगा, 12 साल पता नहीं क्या कुछ खाता रहा हूँ, पता नहीं क्या कुछ होता रहा मेरे साथ, कौन सी मैंने जो है ना मेडिसिन, ये सब कुछ, वो जो कुछ भी होता रहा। अल्लाह का शुक्र है यार, ठीक है, मेरे साथ कोई हार्ट का मसला नहीं हुआ। मैं इतने बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ, उन्होंने इंडियन का यार कुछ भी नहीं। तो एंजाइटी का आपका देखो स्पेसिफिक टाइम के अंदर ना टेम्पररी तौर पे आपके अगर हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके अंदर ना अब आप वैसे किसी इमरजेंसी में जाओगे तो कई दफ़ा हो जाता है, मुझे खुद लगाए हैं कि यार इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है तो उसको इंजेक्शन लगा दो जिसकी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। कोई मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर उसका ये नहीं होता कि आपका कोई कार्डियक इशू है, उनका अपने हिसाब से होता है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास उस टाइम चले जाओगे ना इमरजेंसी में, आपको वो नहीं देगा, उसको पता है मैं उसने कोई हल्की फुल्की आपको कोई मेडिसिन देगा, उससे आपका वो कंडीशन ही निकल जाएगी। तो ये इससे डरना नहीं है कि यार इससे कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता यार। एंजाइटी है और ये आपका एक अपने जिस्म का, ठीक है, एक फाइट टू फ्लाइट मोड है कि वो ठीक है, वो फाइट कर रहा है, उसके अंदर पसीना आएगा, दिल घबराएगा या कुछ भी होगा, पर इसका ये नहीं होता कि आपको कोई खुदा ना खासा कोई फिज़िकल मसला ही शुरू हो जाए। सो इस मामले में बेफिक्र रहो। और अच्छा एक क्वेश्चन ये बड़ी देर से पेंडिंग पे था, ये वकास भाई का क्वेश्चन था कि कहते हैं सर की जो बैक साइड है ना उस पर पेन रहती है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए जो है ना वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें ट्राई की। अच्छा मैं ना अगेन नाम नहीं लेता मैं, तो एक इस तरह ही मेरी सिस्टर थे, उनको इस तरह कॉन्टेक्ट आया कि उन्होंने कहा कि मैंने इतने इलाज करवाए हैं, इतना सब कुछ किया, मेरे जो है ना ये मसल्स जो है ना ये नहीं जा रही, मेरी पेन नहीं जा रही है, मैंने इतनी मेडिसिन खाई हैं, ये किया वो किया। और ना यूजुअली ये पीछे वाली जो साइड है ना, पीछे वाला ये सारे जितने भी मसल्स हैं ये स्ट्रेस से स्टिफ रहते हैं, और ज़्यादा देर तक अगर ये स्टिफ रहेंगे तो आपको ये पेन करते रहेंगे, बड़ी बड़ी शदीद पेन करते हैं ये। फिर क्रोनिक पेन्स में बदल जाते हैं क्योंकि आपको हर टाइम लगता है क्योंकि पीछे पेन चल रही है पीछे। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि सबसे पहले आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है अपनी। अब उनको मैंने यही कहा था कि ये जो है ना आपके जो जितनी भी पेन, वो कहते हैं कि मैंने पता नहीं कितने जो है हड्डियों वालों को दिखाया, फिर मैंने उनको कहा कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके सिर्फ दिखाओ और वो हल्की फुल्की जो भी मेडिसिन आपको कुछ भी करेंगे ना तो उससे ठीक। और वो इस तरह ही उन्होंने एक आधी डोज ही ली थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, उनकी मसल पेन सारे सुकून हो गया था। आपको सही अप्रोच रखनी है कि मुझे जाना कहाँ पे है, ठीक है। मुझे कई दफ़ा कहेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं किसी न्यूरो के पास चला जाऊँ। आपको नींद नहीं आ रही, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई इस तरह का मसला, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, न्यूरो के पास नहीं जाते। खुदा ना खासा न्यूरो के पास तो बिल्कुल एक डिफरेंट, आपको कोई फिज़िकली कोई सर में जो है ना वो कोई बड़ा डिफरेंट किस्म की चीज़ हो रही हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना होता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर करनी है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, नींद का ख्याल रखो, ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, ठीक है। नींद पूरी नहीं है, आपके पीछे से जो ये जिसको ना पट्टे खींचे जाते हैं, पीछे पेन शुरू हो जाता है आपका। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अब इस तरह मैं अगर फ्रीलांसर हूँ, इस तरह एक ही तरीके से इस तरह बैठा रहता हूँ, तो मेरी आदत भी है बेड के ऊपर बैठा रहता हूँ। मेरे कई दफ़ा इधर वो शुरू हो जाती है पेन, और वो जिस टाइम मुझे एंग्जाइटी थी मुझे लगता था मेरी ये पीछे से किडनी आ गई और मैं किडनियों के टेस्ट करवाने चला जाता होता था, क्योंकि वो इस साइड पे होती थी, और मुझे वो लगता था पता नहीं, और बाद में पता चला कि वो एक साइड पे इस तरह बैठा जो रहता हूँ तो यहाँ पे वो मसल है वो पुल हो जाता है हल्का सा। कोई नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करो,
मतलब अपना स्ट्रक्चर ठीक रखो, काम शाम कर रहे हो, कुछ भी नहीं होता यार। और देखो स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका कितना है, अगर वो बहुत ज़्यादा रहता है, आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, आपके जितने भी मसल्स हैं ना, जिस तरह कभी देखा नहीं, आप जिस तरह बीमार होते हो, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रगल कर रही होती है उस टाइम। तो हमारे वो अम्मी होते हैं, अम्मी हमें ना वो इस तरह वो मालिश करते हैं तेल वगैरह की यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं वो खींची जाती हैं उस टाइम, क्योंकि पूरी बॉडी स्ट्रगल कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस में भी हो रहा था, हमारी पूरी फिजिकल बॉडी भी जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर स्ट्रगल कर रही होती है। तो हमारे जो मसल्स हैं ना वो स्टिफ हो जाते हैं, खींचे जा सकते हैं, उनको टाइम लगता है। रिलैक्स रहना शुरू करें, लाइफ को मतलब सीरियसली नहीं छोड़ दें, मस्ती में जिया करें, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं लिख के देने को तैयार हूँ आपके। ये सर दर्द वाला जो है ना, ये पीछे मसल्स वाला मसला खुद ही ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा है, जो पहली जगह अभी जाने वाली है ना वो साइकाइट्रिस्ट के पास ही है, तो उसके बाद देखें, और साथ एक्सरसाइज लाजमी करें, ठीक है। फिर बेशक आप किसी फिजिशियन को दिखा लें कि यार मेरा इस तरह है, बट मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये जो पीछे वाला जितना भी मसला होता है ना, पीछे सर और ये सारा, ये मोस्टली आपके स्ट्रेस से जुड़े हुए मसले होते हैं, वो स्टिफ होना शुरू होते हैं। क्योंकि मेरी मदर के साथ भी यही, उनका भी यही होता है, सारा पीछे से जो है ना वो खींचा जाता है, तो वो फिर पेन में होते हैं। वो जैसे ही वो दोबारा वो भी लेते हैं साइकाट्रिस्ट से दवाई वगैरह, तो वो ठीक हो जाते हैं उनके मसले मसाइल। और अच्छा, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। कोई फीलिंग लगता है कि सच तो नहीं हो जाएगा, खाली खाली सा लगना। अच्छा ये देखो, एक ये खौफ है, किसी जनाजे को देख के उससे डर लगना शुरू हो गया कि यार फियर ऑफ डेथ, हर वक्त डेथ एंजाइटी जो है। तो इसके लिए दो चीज़ें आप करना शुरू कर दो। एक जो है वो जो मेरी कहते हैं, मैंने खुद भी की हैं, या आपको कोई भी अच्छी लगे, मेडिटेट करना शुरू कर दो। मेडिटेट सिर्फ आपके लिए एक माइंडफुल, दो हल इसके ओवरऑल फियर्स के, मैंने जिस तरह बताया ना, हल दो ही हैं। एक माइंडफुल रहना शुरू कर दो, और दूसरा प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दो, बस। और ये दोनों काम मेडिटेशन से हो रहे होते हैं कि आप इस मोमेंट, यार डेथ बड़ी आगे आगे जब आएगी तब देखी जाएगी, अभी उसका कोई काम नहीं है। अभी तो जो चीज़ है उसको एंजॉय करना है। मैंने तो वो था ना, एक सूफी थे, बोगो करके नाम था उनका, उनके बारे में अक्सर कहता हूँ, वो तो डेथ एंजॉय कर रहे थे। वो अपनी डेथ के अंदर अपने वो जो चेले थे उनके साथ मस्तियाँ कर रहे थे कि यार लेट के तो सारे मरते हैं, बैठ के मर जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, बैठ के भी मरते हैं। उन्होंने कहा खड़े होकर मर जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, शायद खड़े होकर भी कोई मरा हो। उन्होंने क्या किया, वो सर के बार दीवार के साथ जाके लग गए और मर गए। उन्होंने कहा मरना ऐसे है जिस तरह कोई ना कभी मरा हो। मतलब क्या सीरियस क्या लेना है इसको। अपने आप की हल्की कोपिंग करना शुरू करोगे यार, कोई बड़ा अजाब वाला काम नहीं है कि मर गए तो क्या हो जाएगा। पहले भी थे, पहले भी नहीं थे इस दुनिया में, फिर नहीं होंगे, अभी फ़िलहाल हो। तो जो चीज़ पास है, पास इस टाइम क्या है आपकी, ये सांस, ये ज़िंदगी, ये मूवमेंट। मैं बोल सकता हूँ अभी तो मैं बोलूँगा, मैं अभी डांस कर सकता हूँ, मैं डांस करूँगा। मैं अभी जो कर सकता हूँ इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मैं वो करो। वो फ्यूचर की चीज़ है कि आगे आएगा। आप किसी जनाजे पे जाते हो, मैं वैसे अपनी बात जैसे ट्रस्ट नहीं, जब मैं जितना भी वो एंग्जाइटी का पीरियड था, मैं नहीं था जाता। मैं मना किया हुआ था, मुझे कोई आवाज़ भी ना आएगी कहते हैं किसी का जनाजा, क्योंकि मैं डर जाता था। डिसऑर्डर है। तो एंग्जाइटी को थोड़ा सा नीचे लेके आने के लिए आप अगेन लाइफ क्वालिटी बेहतर करना शुरू करो, अपनी हल्की हल्की सी कोपिंग करना शुरू करो। और रूहानियत के ऊपर मेरा इतना फोर्स इसलिए होता है कि वो हमें इसके आंसर्स देना शुरू, हमारे लिए हमें समझाना शुरू करती है कि इतना सीरियस लेने वाली चीज़ है नहीं है, ना ही ज़िंदगी और ना ही मौत। जिस टाइम जो हाथ में है उसको भरपूर तरीके से करो, बस, दैट्स ऑल। और यही रूहानियत है इन दी एंड। उससे ये होता है कि हमारे अंदर के ये जो खौफ है ना, ये निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यार एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, वो जब आ जाएगी तो आ जाएगी। जब एक्सीडेंट होगा एक्सीडेंट देख लेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं ना हुआ, अभी तो मैं ठीक है, सही सलामत हूँ, अभी इसको जी लूँ, वो तब जी लेंगे। कोई बीमारी आएगी तब जब होगी तब देख लेंगे, अभी तो नहीं ना है, अभी ठीक हूँ, अभी मुझे इसको जी लेने दो यार। ये अभी इस टाइम बैठ के मैं अपने आप को जो है ना अपना मरीज़ बना के बैठ जाऊँ,
थोड़ी सी कोपिंग करना शुरू करो, ये फियर्स जो है ना ये निकलना शुरू हो जाते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी सी वो ना आर्ग्यू करना शुरू करो, ये निकल जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये भी एक अगेन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग करने से जिस तरह हमें ओसीडी हो जाती है या मतलब एंग्जाइटी के अंदर हम ओवर थिंक करी जा रहे हैं, तो इससे क्या हम पागल तो नहीं हो जाएंगे? अब बड़े लोग हैं जो सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं कि यार मैं इस टाइम बैठ के यार ये लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे मैं इस तरह तो नहीं कर रहा हूँ, ओवर थिंक कर रहे हैं, यार ये मैंने इस तरह बोल दिया तो ये मुझे पागल तो नहीं समझा। जब हम बोल देते हैं यार मैंने इस तरह क्यों गलत बोल दिया, वो मुझे इस तरह पागल, ट्रस्ट में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, हर एक की अपनी लाइफ है, अपना जी रहे हैं। आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, उससे होता कुछ भी नहीं है। आप एक स्ट्रगल के अंदर ज़रूर हो, और पर उसके अंदर ये नहीं होता कि आप पागल हो जाओगे। क्यों पागल हो जाओगे यार, इस तरह थोड़ी होता है। और हो भी जाओगे तो सो व्हाट, दुनिया में इतने पागल हैं, हम भी एक पागल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अव्वल तो होते नहीं हैं, और पर मेरे ये कह देने से आप ठीक नहीं हो जाओगे, या आपकी ओवर थिंकिंग या आपकी ये वरीनेस कम नहीं हो जाएगी कि यार इस्लाम भी नहीं कहा था कि यार मैं पागल नहीं होऊंगा तो इसका मतलब मैं पागल नहीं होऊंगा। हो सकता है 2 दिन के लिए आप कहोगे यार नहीं इस्लाम में कोई इतना पता है, शायद उन्होंने कह दिया, तीसरे दिन आप फिर बैठे होगे यार नहीं यार मुझे तो लगता है कि मैं हो जाऊँगा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपने अगर पढ़ाना है इसके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर कि यार मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, आपने इसको काउंटर ही इस तरह करना है, हो जाऊँगा तो क्या है, वो दुनिया में इतने पागल हैं यार, मैं भी पागल हो जाऊँगा फिर क्या है। लोगों को तो यार मैं फलां जगह पे इस तरह बोल दिया, यार आ रहा है अंदर कुछ है, निकाल दो, अंदर क्यों रखना है आपने। बस मेडिटेट लाजमी करो, साथ माइंडफुल लाजमी रहो, ताकि आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, ज़्यादा ऑब्सेस होने की यार वो क्या हो, आप उससे बाहर निकलोगे कि आप दूसरे के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे। मुझे खामोश किस तरह रहना है, आपको खामोशी पसंद आना शुरू हो जाएगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या आप कब बोलना है, आप बोलना ही छोड़ दोगे। तो इसलिए डिफरेंटली ज़रा इसको काउंटर करो, कहो यार ठीक है पागल हो जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। आप जिस तरह सोचोगे साथ ही देख लेना आपकी पूरा जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो सुकून में आ जाएगा। ठीक है यार हो गया तो हो जाएगा। खैर हम चलते हैं आगे, देखते हैं कोई क्वेश्चन है। अच्छा अब ये एक भाई का क्वेश्चन था कि एंग्जाइटी पीरियड में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ना वो लोगों ने कहा कि पता नहीं जादू हो गया जैसे मेरे ऊपर, ये हो गया वो हो गया। मुझे भी सेम स्टोरी है साहब, जितने भी मेरे हैं ना सुनने वाले उनके सेम स्टोरी ये ज़रूर होती है। घर वाले कहते हैं पता नहीं मेरे बच्चे पे जादू हो गया, कोई काला जादू हो गया, कोई दम दरूद करवाने चले जाओ, इधर चले जाओ, किसी मौलवी के पास चले जाओ या इधर उधर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि और कई लोगों ने मुझे लूटा भी है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो मुझे बताएं। अच्छा लूटने का तो मुझे नहीं पता, मैं कोई जो है ना शुरू से बहुत ज़्यादा ये पीरी फकीरी, हालांकि मैं जाता रहा हूँ कि वो मेरा शायद यार कोई ठीक कर दे, और मैं ये स्वेरिटी एंग्जाइटी कि मेरे जैसा बंदा भी चला गया था कि यार कोई दाम दरूद करके मुझे ठीक कर दो। हालांकि कुछ भी नहीं था हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं था पड़ा। पर स्वेरिटी आप चेक कर सकते हो एंग्जाइटी कि मेरे जैसा बंदा भी चला गया था कि यार हो जाए तो, पर मुझे लूटा गया वो इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। पर मेरे जो लिसनर्स हैं, अब जिस तरह एक मेरे बड़े प्यारे भाई है गेन शमरेज भाई, उन्होंने बड़े कहते हैं पैसे जो है ना इस तरह ही उजाड़ दिए कि जी आपके ऊपर कोई जादू शादू है, या ये इस तरह करो आप ठीक हो जाओ, इस तरह करो। और भी बड़े लिसनर्स हैं और वो इस तरह की कहानियाँ बताते रहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने लूट लिया, फ़लाँ जगह इतने पैसे दिए थे, फ़लाँ पीर ने इस तरह किया, उसने कहा इस तरह हो गया, इस तरह वो फ़लाँ के ऊपर हुआ जी इस्लाम मैं तो भी उस तरह का उस तरह ही हूँ, मैं इतने पैसे। तो जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, और आप जितना मैं बोलता हूँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ऊपर, आपको उसके अंदर से सिम्टम्स अपने अंदर फील होते हैं, तो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको पीर के पास नहीं जाना है, ठीक है, या दम दरूद करवाने नहीं जाना है, ठीक है। आपका अपने कोई रिलीजियस बिलीफ है, आपको कोई आके कोई जिसको आप मानते हो आपको कोई फूंक मार देगा, आपको टाइमली रिलीफ मिलता है तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। आप रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो हर इंसान को उसके अंदर कोई ना कोई अगर राहत मिलती है तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको मिलती है तो बिल्कुल हो सकती है, पर वो कोई इलाज नहीं है, आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। सीक फॉर दैट हेल्प, ठीक है। आगे
अच्छा, अब इस तरह का एक और क्वेश्चन, अब ये स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे बहुत अजीब से ये ख्यालात आते हैं कि रूह, जिस्म, माइंड, सब ये अलग अलग चीज़ें हैं मुझ में, या इस तरह की चीज़ें हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये सब कुछ होता क्या है ना, कि रूह, जिस्म, माइंड, ये सब कुछ क्या है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि रूह जो है ना वो आपका कॉन्शियस है, होश हो, आप असल में हो ही वो, एक कॉन्शियस का नाम है, पूरी कायनात का एक कॉन्शियस है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, वो ऑब्जर्व कर रही है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये थॉट्स जो हमें आती हैं, जो जिसको माइंड बोलते हैं, ये सब कुछ है, ये दिमाग का एक पार्ट है, वो कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो इस जिस्म का एक हिस्सा है, वो कर रहा है। मैं जब मेडिटेट कर रहा होता हूँ, मैं उसको भी देख सकता हूँ कि मैं इस टाइम ये सोच रहा हूँ, मैं इस टाइम ये बोल रहा हूँ, इस टाइम ये थॉट्स आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेट करो कि आपको ये चीज़ क्लियर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये बॉडी है, ये बॉडी कोई और भी हो सकती थी, फिलहाल इसके अंदर एक टूल है, जिस तरह गाड़ी के अंदर हम बैठे होते हैं, फिलहाल ये मुझे मिली है। जैसा कबीर बोलते थे, उनसे जब मौत के रिलेटेड क्वेश्चन किया, मैं ठीक है यार, कपड़े गंदे हो गए, उतार दूंगा, मौत है, कपड़े हैं, इस तरह ये मांस गंदा हो गया, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं रहा, उतर जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्शियस है वो इसका मोहताज नहीं है, वो इस बॉडी का मोहताज नहीं है, वो इससे ऊपर की चीज़ है। तो इस चीज़ को अपने हमेशा याद रखना है। हमें बड़ी गलतफहमी होती है कि यार मैं इस टाइम ये सोच रहा था, मुझे इस टाइम ये होती, नहीं, आप नहीं सोच रहे थे, ये काफ़ी कंडीशनिंग ज़रूर हो सकती है। इसलिए मेडिटेट किया करो, आपको आइडिया होगा कि रूह या कॉन्शियस क्या है, और फिर ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये बॉडी, ये सारी चीज़ें, ये क्या चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा डिटैच होना शुरू हो जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी सकोगे। और हमारी बाद में अच्छा, अगेन वही क्वेश्चन है कि मुझे ये डर लग रहा था कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी एंजाइटी के अंदर। नहीं होगा यार, ट्रस्ट में, कोई पागल नहीं होता। अगर एंजाइटी से पागल होता तो मैं इस टाइम पागल खाने में ज़रूर होता, और मैं पागल खाने में नहीं हूँ, तो कुछ नहीं होता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो इतने इतने साल एंजाइटीज़ में रहे हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी जगह पे आज बैठ के कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पागल नहीं होगा। तो कोई पागल नहीं होता। आप तसल्ली से बैठ के सिर्फ इस एंजाइटीज़, फियर्स को जो है ना काउंटर करने की कोशिश करें, जहाँ से भी हेल्प मिलती है। और अच्छा, एक उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन था कि एंजाइटी से जब निकल रहे होते हैं उसके साइंस क्या हैं ना। मैं इसके ऊपर भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, अगेन 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, मैं चीज़ों को भूलना शुरू कर देता हूँ, बॉदर करना छोड़ देता हूँ। मुझे डर लगता था, मतलब एक पर्टिकुलर काम करते हुए या कुछ भी करते हुए कि यार मुझे इस तरह ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए अभी, और मैं उस काम को करने वक्त भी जो है ना वो डरता हूँ, या कुछ भी इस तरह का, हर वक्त उसके बारे में पूरा दिन बैठ कर सोचता हूँ, फिर गूगलिंग करता हूँ। जब हम इससे निकल रहे होते हैं ना, हम चीज़ों को भूलना, मैं बड़ा आसान वर्ड में बता रहा हूँ, हम भूलना शुरू कर देते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे इधर दर्द हुई है, ठीक है, मैंने इधर दर्द हुई है, यार क्यों दर्द हुई है, मैं बैठ के गूगल करूँगा, हर वक्त बैठ के सोचूंगा कि यार मुझे इधर दर्द क्यों है, ये तो नहीं हुआ मेरे साथ। स्पेशली अगर लेफ़्ट साइड पे हो गया फिर तो बस गया, बैठ के यार मुझे लेफ़्ट साइड पे इधर दर्द हुई है, मुझे कोई कार्डियक मसला तो नहीं, मुझे पूरा दिन बैठ के यही सोचता रहूँगा, उसके अंदर मुझे पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, पैनिक कर ही जाऊँगा। पर जब मैं ठीक होना शुरू हो जाऊँगा, एंग्जाइटी से निकलना शुरू हो जाऊँगा, मेरी इधर दर्द हुई है, अच्छा यार ठीक है, 10-15 मिनट बाद वो दर्द खत्म हो गया, ठीक, बात खत्म। हाँ, उस टाइम मुझे होगा यार मुझे दर्द क्यों हो रही है, पता नहीं क्या मसला है यार। 10-15 मिनट बाद वो हो सकता है मेरा कोई मसल पुल हुआ हो, या कोई रिफ्लेक्स गया हो, या कोई हो है नाड़ ऐसे ही चढ़ गई हो, वो ठीक हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है आपके एंग्जाइटी से निकलने में और एंग्जाइटी में होने में। आप चीज़ों को बॉदर करना कम कर देते हो, सादा सादा। ये जैसे ही आपका वो टाइम पीरियड बेहतर होना शुरू होता है, आप कम बॉदर कर रहे हो चीज़ों को, समझ लो कि माशाल्लाह से आप एंग्जाइटी से निकलना शुरू हो गए हो। आखिरी क्वेश्चन है, ये अगेन स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड था कि हम जब खुद को जान लेते हैं, उसको
उस रूह को जान लेते हैं, मतलब हम जिसको स्पिरिचुअली बोलते हैं कि अपने आप को जानो, तो क्या हम अपनी रूह को जान लेते हैं? अगर हाँ तो ये होता कैसे है? होता तो बहुत आसान है। मैं अगेन बोलता हूँ कि हमारी एक तीसरी आंख होती है जो हमारे अंदर देखती है, और अंदर हम देखते क्या हैं बेसिकली? वो कोई भूतनुमा रूह नहीं होती है, या कोई जिसको हम अक्सर हमजाद टाइप का नहीं कोई अंदर हमारे होता है, ठीक है? हम अंदर देखते हैं है क्या है, मैं एक्चुअली में हूँ क्या? मुझे पता समझ आना शुरू होती है कि यार ये नाम शाम जो मुझे दिया है ये मैं नहीं हूँ, ये जो मैं काम शाम करता हूँ ये मैं नहीं हूँ। कौन हूँ? और एक ही जवाब मिलता है, कोई भी नहीं। तो फिर ये जो ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं कौन हूँ, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, कोई तो है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा है। मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? मुझे कोई थॉट आई यार मुझे इस तरह क्यों, अच्छा मैं फिर सोच रहा हूँ कि यार मैं इस टाइम बैठ के ये सोच रहा हूँ। अब ये जो देख रहा है कि मैं इस टाइम बैठ के ये सोच रहा हूँ, मुझे ये थॉट आ रही है, ये कौन है? वो वॉचर, वो ऑब्जर्वर, वो कॉन्शियस है, और उस कॉन्शियस को रूह कहता हूं मैं। एक विजिट हमारा है इस दुनिया पे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ विजिट है। वो एनर्जी, एक पूरी कायनात एनर्जी से फैली हुई है, उसकी एक शेप है। जिस तरह मैटर है, हमेशा मैं बोलता हूँ ये कंडेंस्ड एनर्जी है, कि जिसके अंदर एनर्जी की स्पीड स्लो हुई होती है, वो मैटर बन जाती है। बेतहाशा एनर्जी है, हम एक एनर्जी का पार्ट है। फिर डार्क एनर्जीज है, ठीक है, डार्क मैटर है, पता नहीं क्या कुछ है। तो वो सब कुछ जो है हम उसके बारे में नहीं जानते, बट ये इस टाइम किस एनर्जी किस शेप के अंदर मैं हूँ, इसको किस तरह एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए मेरे पास एक कॉन्शियस है, और उस कॉन्शियस से मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, पर थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी। वो रूह है, वो आपकी असल ज़ात है, ठीक है। अगेन वो ढूंढना छोड़ दें जो फिल्मों में दिखाते हैं वो रूह फिर रही होती है, तो वो हम बिल्कुल वो स्पिरिट बोलते हैं कुछ भी, वो एक अलग, वो बिल्कुल अलग, वो कहते हैं सुपर नेचुरल सा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है। बट असल में आपने अपने असल कॉन्शियस तक पहुंचना है, अपनी असल हस्ती तक पहुंचना है, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।